जय श्री राधे फ्रेंड्स। विशाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए करीब जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। विशाल उसके पास बैठा हुआ एकटक उसे देख रहा था। प्रियंका हल्का सा मुस्कुराती और कहती है, क्या हुआ? पल्लवी मौके की नजाकत को देखते हुए माहौल हल्का करने के लिए कहती है, तुम दोनों मियाँ बीबी ना बस एक अस्पताल से निकले और दूसरे एडमिट हो जाया करो। मुझे तो लगता है कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं कितने डॉक्टर बेरोजगार होकर मर जाते। प्रियंका हंसते हुए बोलती है, तुम बताओ मेरे तीनों भतीजा भतीजी कैसे हैं? संभाल कर रखे हैं ना उनको? पल्लवी अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, कैसे संभाल रही हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। इतना परेशान करते हैं मुझे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तीनों का फुटबॉल मैच पेट के अंदर ही चालू है, बाहर निकले तो पता नहीं मेरा क्या ही करेंगे। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं रहूंगी तुम्हारे पास। फिर विशाल की तरफ देखते हुए, विशाल, जब पल्लवी भाभी का डिलीवरी होगी तो उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास ही रह जाऊंगी। विशाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, चलिए आना, लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। तीनों हंस देते हैं। प्रियंका धीरे धीरे रिकवर करने लगी थी। उसके आसपास उसके ससुराल वाले और मायके के लोगों की भीड़ लगी रहती थी। विशाल, राजेश और पल्लवी के अलावा यह बात किसी और को नहीं पता थी कि प्रियंका का यूट्रस निकाल दिया गया है। सभी आज हॉस्पिटल में खुश थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कल प्रियंका को डिस्चार्ज मिल जाएगा। प्रियंका भी खुश है कि अब वह अपने घर चली जाएगी। सुधा जी प्रियंका का बहुत ख्याल रख रही थी। उन्होंने प्रियंका से कहा कि अब जब ठीक हो जाओ तो अभी काम करो, ऑफिस को कुछ दिनों के लिए राजेश या विशाल, जिसे भी तुम ठीक लगे, कहकर संभाल लेने के लिए कह देना। और कुछ दिन घर पर बैठकर सिर्फ आराम करो। काम तो तुम बाद में भी कर लोगी, पर बेटा सेहत बहुत जरूरी है, और सेहत रहेगी तभी तो काम करोगी ना। प्रियंका कहती है, जी मम्मी जी, बस मैं एक बार इस अस्पताल से घर चली जाऊं। सुधा जी ने कहा, हाँ, कल तुम्हें ले जाएंगे अपने घर, तुम चिंता मत करो। घर पर प्रियंका के स्वागत के लिए धूमधाम से तैयारियां की जा रही थी और घर में एक छोटी सी पूजा भी रखी गई थी। अगले दिन प्रियंका का डिस्चार्ज पेपर बनकर तैयार था। सभी प्रियंका को लेने के लिए आए थे। राजेश और पल्लवी भी प्रियंका से मिलने अस्पताल पहुंच चुके थे। सिस्टर डिस्चार्ज पेपर तैयार करके प्रियंका की फाइल उसके टेबल पर रखकर चली जाती है। राजेश पल्लवी को थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा था, इसलिए राजेश पल्लवी को लेकर वहीं डॉक्टर को दिखाने के लिए चला गया था। इस वक्त प्रियंका अकेली थी। विशाल बाहर अपने सेक्रेटरी से फोन करके घर पर सारी तैयारियों के बारे में पूछा था। प्रियंका ने अपना फाइल उठाकर उसे खोलकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। विशाल फोन पर बात करते हुए जब कमरे में एंटर हुआ और प्रियंका के हाथ में फाइल देखा तो मोबाइल को अपने कान से नीचे उतार कर भागता हुआ आया और उसके हाथ से वो फाइल छीनते हुए बोला, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या, तुमने कहा था आराम करने के लिए, और ये फाइल यहाँ पर कौन रखेगा? प्रियंका, जो अब तक नजरें नीचे करके उस फाइल को पढ़ रही थी, जब अपनी नजर उठाती है तो विशाल के दिल में जैसे कुछ चुभा हुआ सा महसूस होता है, क्योंकि प्रियंका की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विशाल यह समझते देर नहीं लगाता कि प्रियंका ने पढ़ लिया है फाइल में क्या लिखा हुआ है और उसे पता चल चुका है। विशाल उसके पास बैठता है और कहता है, मेरी तरफ देखो। प्रियंका भरी हुई आंखों से विशाल की तरफ देखती है। तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, हमें अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए? हम दोनों ने ना एक दूसरे के लिए। प्रियंका विशाल से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। विशाल उसे रोने से मना कर रहा था क्योंकि उसके पेट पर अभी भी टाके थे, क्योंकि उसके रोने के कारण प्रेशर बढ़ता तो उसे तकलीफ होती। विशाल उससे कहता है, रो मत, बाद में दर्द तुम्हें ज्यादा होगा। तुम्हें यह सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम दोनों है ना एक दूसरे के साथ, और हम पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रहेंगे। प्रियंका ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती, नहीं, मुझे बच्चे चाहिए थे, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। विशाल प्रियंका को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका विशाल को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुम सब चले जाओ यहाँ से, तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे थे। अब तक किसी ने मुझे यह सब बताया क्यों नहीं? विशाल उसको पकड़ते हुए कहता है, प्लीज इतना हाइपर मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे कभी नहीं दे सकती। प्रियंका विशाल के कंधे पर मारते हुए कहती है, मैं अधूरी रह गई, मेरी वजह से तुम्हें पापा कहने वाला इस दुनिया में कभी भी नहीं आएगा। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तुम्हारा कितना बड़ा सुख छीन लिया। यह सभी बात प्रियंका के साथ सास ससुर वाल खड़े दरवाजे पर सुन रहे थे। यह उनके लिए भी किसी सदमे से कम नहीं। प्रियंका की सास रोते हुए अपने पति के गले लग गई। विशाल जितना ज्यादा प्रियंका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, प्रियंका उतना ज्यादा हाइपर हो रही थी। डॉक्टर ने आकर प्रियंका को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि उसके स्टिचेस खुलने का डर था डॉक्टर को।
पर प्रियंका बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। विशाल कैसे सँभालेगा प्रियंका को? क्या प्रियंका सह पाएगी इस दुःख की? किसी भी औरत के लिए माँ बनने का सुख शादी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसका सपना भी होता है। अब प्रियंका कभी माँ नहीं बन सकती। यह झेलना शायद प्रियंका के लिए बहुत मुश्किल है। प्रियंका को होश आ चुका है और प्रियंका को इस बात की खबर लग चुकी है कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। वह अपने आप को सँभाल नहीं पा रही और बहुत ज़्यादा रो रही है। विशाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर और विशाल दोनों मिलकर भी प्रियंका को सँभाल नहीं पा रहे थे, ना ही समझा पा रहे थे। अब आगे राजेश और पल्लवी डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद कमरे में आए। जब उन्होंने कमरे का माहौल देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि प्रियंका को पता चल गया है। राजेश अपनी बहन को इस तरह से देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पल्लवी धीरे कदमों से प्रियंका की तरफ बढ़ती है। वह कुछ सोच रही थी और सोचते-सोचते प्रियंका की तरफ बढ़ रही थी। प्रियंका के हाथ में इस वक्त जो विशाल के कॉलर को पकड़कर जोर-जोर से रो रही थी। पल्लवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। प्रियंका ने पल्लवी की तरफ देखा और फिर पल्लवी को देखने के बाद उसने उसके पेट की तरफ देखा जो अभी बेबी बम्प साफ दिखाई नज़र आ रहा था। फिर और ज़्यादा रोना आ गया। उसने विशाल के कंधे पर सर रखकर और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। पल्लवी विशाल के कंधे पर हाथ रख के उसे वहाँ से उठने के लिए इशारा करता है। विशाल अपने आप को प्रियंका से छुड़ाकर उससे अलग होता है और बगल में खड़ा हो जाता है। प्रियंका वहाँ बैठकर अभी भी रो रही थी। पल्लवी उसके पास बैठती, उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आँखों में आँखें डालते हुए कहती है, भगवान कभी गलत नहीं करता। कुछ चीज़ सोच समझ के करता है, जो भी करता है, सोच समझ के ही करता है। उसने तुम्हें लौटा दिया, जितनी क्रिटिकल थी तुम। तुम्हें पता है, हमने तो तुम्हें खो ही दिया था। प्रियंका कहती है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती पल्लवी। पल्लवी कहती है, किसने कहा तुमसे कि तुम माँ नहीं बन सकती? किसने कहा कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं होंगे? जो तुम्हें माँ नहीं कहेंगे। अभी मुझे देखो, तुम्हारे भैया कहते हैं ना, मैं चूहिया जैसी हूँ, एकदम छोटी-सी दुबली-पतली और फिर भी मेरी टमी में भगवान ने 3-3 बच्चे दे दिए। कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना? तुम्हें लगता है मैं 3-3 बच्चों को सँभाल पाऊँगी? कमरे में सभी पल्लवी की बात को सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। पल्लवी प्रियंका के आँसुओं को पोंछते हुए उसके बालों को पीछे की तरफ समेटते हुए कहती है, मेरी कोख से निकलने वाला पहला बच्चा तुम्हारा होगा। वह दुनिया 2 बच्चों को मैं सँभाल लूँ और अच्छा है कि एक तुम्हारे पास रहेगा, तो मेरी भी टेंशन कम होगी। तुम्हें मम्मी कहेगा और विशाल को पापा कहेगा। शायद मैं ज़रिया बनी तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। एक को तुम सँभाल लेना, क्योंकि 3 बच्चे को सँभालने का सोच के तो मेरे सर में ही दर्द शुरू हो जाता है। विशाल आगे बढ़कर पल्लवी के कंधे पर हाथ रखता है। पल्लवी पलटकर विशाल की तरफ देखती है। विशाल भी बैठकर प्रियंका और पल्लवी दोनों को एक साथ गले लगाता है। पल्लवी अपना चेहरा घुमाकर राजेश की तरफ देखती है। राजेश की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट थी। यह बात तो हमेशा जानता था कि उसकी बीवी इस दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन वह ऐसा भी कुछ कर सकती है, यह उसे नहीं पता था। पल्लवी अपना एक हाथ आगे बढ़ा देती है। राजेश भी उन तीनों के साथ जाकर उनको अपने हाथों में संभलकर नज़दीक कर लेता है। वह माहौल जो थोड़ी देर पहले प्रियंका की रोने की वजह से परेशानी में बदल चुका था, अब काफ़ी हल्का हो गया था। पल्लवी सभी को अपने से अलग करते हुए प्रियंका के हाथ को लेकर अपनी टमी पर रखकर कहती है, तुम्हारा बेबी यहाँ पर है। जिस दिन निकलेगा सबसे पहले तुम्हें उसे गोद में लेना होगा और तुम्हें ही सँभालना होगा। प्रियंका के चेहरे पर थोड़ी-सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह पल्लवी के गले फिर से लग जाती है। विशाल अपने पूरे परिवार और प्रियंका को लेकर अपने घर जाता है। पल्लवी और राजेश जब अपने घर आए तो पल्लवी ने राजेश से कहा, तुमसे पूछे बगैर मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? राजेश पल्लवी को खींचकर अपने नजदीक लाते हुए उसके माथे को चूमता है और कहता है, गर्व हो रहा है मुझे तुम पर। तुम किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता कि अपना बच्चा किसी को ऐसे ही दे देना। बच्चे 1 हो या 4, माँ को हमेशा प्यारे होते हैं और तुमने बहुत ही आसानी से उसे प्रियंका की कोख में डाल दिया। मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ मेरी बीवी कर सकती है। आई रियली प्राउड ऑफ यू। पल्लवी के आंसू जो कितनी देर से अस्पताल में संभाल कर रखे थे, इस वक्त उसकी आंखों से बाहर निकल आ रहे थे। वह राजेश को गले लगाकर रोने लगती है। राजेश कहता है, जितना रोना है अभी रो लो, दोबारा इस चीज का एहसास कभी मत रखना कि तुम्हारे 3 बच्चे थे, 2 बच्चे दिए हैं। हम हमेशा यही सोचेंगे, भगवान ने हमें 2 ही बच्चे दिए हैं। राजेश के सीने से लगे हुए हाँ में गर्दन हिलाकर
पल्लवी बहुत रो रही थी। तभी उनका डोर नॉक होता है। पल्लवी ने दरवाज़ा खोला, एक सर्वेंट बाहर आता है। जमाई बाबू आए। विशाल के आने की खबर सुनकर राजेश और पल्लवी एक दूसरे को देखते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। पल्लवी को नीचे आता देख विशाल आगे बढ़कर पल्लवी को गले से लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच पल्लवी, तुमने सच में प्रियंका को संभाल लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसे कैसे हैंडल करूँ। राजेश विशाल की कॉलर को पकड़कर थोड़ा पीछे खींचते हुए कहता है, यार तू जब देखो तब मेरी बीवी से आकर गले क्यों लिपट जाता है। विशाल राजेश से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, तू भी जानता है तुझसे ज्यादा वह मेरे क्लोज है। कॉलेज में भी वह हमेशा मेरे आसपास रहती थी और जैसे प्रियंका तेरी बहन है, पल्लवी भी मेरी बहन के जैसी ही है, समझा। और ज्यादा बोल मत। राजेश विशाल को बैठने के लिए कहता है। पल्लवी ने दे दिया अपना एक बच्चा प्रियंका को, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आए। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? राजेश और विशाल पल्लवी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पल्लवी को खांसी आई। राजेश जब तक उसके लिए उस पानी लेकर आता है, उससे पहले विशाल पानी लाकर पल्लवी के होठों तक गिलास पहुंचा चुका था। विशाल के हाथ में इस वक्त गिलास था और वह पल्लवी को पानी पिला रहा था। राजेश, जो कि आगे बढ़ चुका था, लौटकर अपनी जगह पर आता है और बैठ जाता है। विशाल और पल्लवी की तरह देखते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराता है। पर आज पता नहीं क्यों सुबह से ही उसे विशाल का इस तरह से पल्लवी के लिए केयर करना पसंद नहीं आ रहा था। पानी पीने के बाद पल्लवी विशाल को थैंक यू कहती है। विशाल उसके गाल खींचते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं है। राजेश विशाल से कहता है कि विशाल को जाना चाहिए। विशाल को वहां से भेज देता है। पल्लवी की माँ और दादी जब यह बात पता चलती है कि पल्लवी ने अपना एक बच्चा प्रियंका को दे दिया, तो उससे बात करने की सोचती हैं। उन्हें पता है कि प्रियंका बहुत अच्छी है और प्रियंका के बारे में जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ, लेकिन अपना बच्चा किसी को दे देना, इस बात को लेकर वह अपनी बेटी को आगाह कर देना चाहती थी, ताकि भविष्य में उनकी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन दोपहर जब सब काम करके पल्लवी फ्री होती है, तो उसकी दादी उसे अपने कमरे में बुलाती है। पल्लवी की माँ और दादी दोनों इस वक्त पल्लवी के साथ ही रह रही थी, क्योंकि घर में कोई ऐसा नहीं था जिसे प्रेगनेंसी की ज्यादा जानकारी हो। राजेश और ओम प्रकाश जी दोनों काम से बाहर रहा करते थे, तो यही दोनों पल्लवी का ध्यान रखती थी। पल्लवी इन दिनों काफी कमजोर हो चुकी थी और तीन तीन बच्चे होने के कारण वह काफी जल्दी थक भी जाया करती थी। पल्लवी जब अपनी दादी के कमरे में पहुंचती है, तो दादी माँ उसे बैठने के लिए कहती हैं। उसकी माँ कुछ फल लेकर उसके सामने काट कर रखती हुई कहती हैं, देख तू यह मत समझना कि मैं तुझे रोक रही हूँ या फिर मुझे प्रियंका के खिलाफ भड़का रही हूँ। वह एक औरत है। मैं इस नाते कह रही हूँ कि तू मेरी बेटी है और प्रियंका तेरी नंद है। मैं एक औरत होने के नाते तुझे कह सकती हूँ कि अपना बच्चा किसी को दे देना बहुत बड़ी बात होती है। क्या तू पूरी जिंदगी अपने बच्चे को किसी और को माँ बाप कहते हुए देख पाएगी? पल्लवी कुछ नहीं कहती, थोड़ी देर चुप रहती है और फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, माँ मैं जानती हूँ मेरा बच्चा किसी और को माँ कहेगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर प्रियंका को कोई माँ नहीं कहेगा तो उसे भी तो दुख होगा ना। मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती हैं, इसलिए मुझे समझा रही हो। आपको लगता है कि मैं गलत किया? पल्लवी की दादी कहती, नहीं बेटा तूने गलत कुछ नहीं किया। एक औरत जिसकी कोख सूनी हो उसकी कोख को भर देना तो बड़े ही पुण्य का काम होता है, और तू सही है। मैं तुझे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुझे अपने आप को मजबूत रखना होगा। 2 दिन बाद पल्लवी को डॉक्टर के पास जाना था। राजेश की एक मीटिंग थी, जिस कारण उसने आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल करके कल का लेने के लिए कहा था। पल्लवी को सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा था। उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को भी अपने साथ नहीं ले जा सकती थी और उसकी माँ उसकी दादी की देखभाल के लिए घर पर ही रुके। पल्लवी ने प्रियंका को कॉल किया। प्रियंका इस वक्त एक मीटिंग में थी। प्रियंका कॉल रिसीव नहीं करती। पल्लवी यह सोचकर कि शायद विशाल और प्रियंका इस वक्त साथ हों, विशाल को कॉल करती है। विशाल फोन पिक करते हुए कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तू जल्दी फोन नहीं करती, आज कैसे फोन कर दिया तूने? पल्लवी कहती है, कुछ नहीं विशाल, प्रियंका है क्या तुम्हारे पास? तो बात करवा दो। नहीं, वह अपने ऑफिस गई है, मैं अपने ऑफिस में हूँ। तुमने उसे कॉल नहीं किया? हाँ किया था, पर उसने रिसीव नहीं किया। किसी मीटिंग में हो। क्या हुआ, कुछ खास बात तो नहीं? ऐसा कोई खास बात तो नहीं, उसे थोड़ी देर बाद फिर से कॉल कर लूंगी। क्या हुआ पल्लवी, तुम्हारी आवाज उदास सी है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? विशाल, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आज मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी। आज राजेश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वहां चले गए। तो मैं सोच रही थी कि मैं और प्रियंका चले जाएं। यार इतनी सी बात के लिए तू कहाँ राजेश और प्रियंका को तकलीफ दे रही है? मैं चलता हूँ ना तेरे साथ, तुझे डॉक्टर के पास रहने दो, तुम अपना काम देख लो। और थैंक यू? क्या थैंक यू, मेरा बच्चा भी तो है, उसमें से एक तू मुझे देने वाली है ना, तो यही समझ ले कि मैं भी
कैसे लड़कियों के नखरे होते हैं, ज़रा देख लूँ प्रेग्नेंसी में, तैयार रहना, मैं तुझे लेने आता हूँ। पल्लवी को भी इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती, वह तैयार हो जाती है। विशाल उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। राजेश का काम जल्दी ही खत्म हो गया था, तो उसने पल्लवी को फ़ोन किया। पल्लवी अपना फ़ोन अपने बैग में रखकर बैक सीट पर रख चुकी थी, इसलिए वह रिंग नहीं सुन पाती। तो राजेश घर पर फ़ोन किया, जहाँ उसे पता चलता है कि पल्लवी के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई है। राजेश को यह जानकर बुरा लगता है कि पल्लवी को अकेले जाना पड़ा, पर वह जल्दी-जल्दी अपना मोबाइल लेता है और कार की चाबी लेकर निकल जाता है। राजेश भी हॉस्पिटल पहुँचता है और राजेश कार से उतर रहा था। उसने देखा पल्लवी विशाल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। विशाल ने पल्लवी के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था और उसका एक हाथ पल्लवी के कंधे पर था। दूर से अगर कोई एक नज़र देख ले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट पत्नी को सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद कर रहा हो। पता नहीं क्यों पल्लवी से बेइंतहा प्यार करने वाला राजेश आज विशाल की नीयत पर शक करने लगा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विशाल और पल्लवी दोनों इस तरह नजदीक देखकर और गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद विशाल ने पल्लवी का हाथ छोड़ा और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठाता है। पल्लवी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और विशाल भी बैठ जाता है। राजेश उन दोनों को जाते हुए देखता है और उसके बाद वह भी अपनी गाड़ी में अपने ऑफिस के लिए घुमा लेता है। ना उसने ढंग से खाना खाया, ना ही सबसे ठीक से बात की। पल्लवी को लगा आज शाम को जब राजेश आएगा तो कुछ उखड़ा-सा था। शायद आज जो मीटिंग थी वह ठीक से ना हुई हो, इसलिए राजेश थोड़ा उखड़ा-सा है। रात को सब काम निपटने के बाद जब पल्लवी बेडरूम में गई तो देखा राजेश अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। पल्लवी प्यार से जाकर उसके बगल में बैठी और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहती है, "क्या हुआ? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, तुम्हारी मीटिंग थी और पता नहीं आज सुबह से थोड़ा-सा पेन भी हो रहा था, इसलिए प्रियंका को कॉल किया, उसने भी रिसीव नहीं किया। बाद में विशाल से बात हुई तो उसने कहा कि वह चलेगा, तो विशाल के साथ गई थी।" पल्लवी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए तकिए पर सर रखकर अपनी आँखें बंद कर ली। राजेश पल्लवी की तरफ देखकर लाइट ऑफ करता है और वह भी सो जाता है। अगले दिन सुबह-सुबह राजेश मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने घर से बाहर गार्डन में टहल रहा था, तभी उसे विशाल दिखाई दिया। राजेश अपने मोबाइल में टाइम देखा, जिसमें इस वक़्त 6:30 बज रहे थे। राजेश विशाल से पूछता है, "इतनी सुबह-सुबह यहाँ, सब ठीक है ना?" राजेश की बात सुनकर विशाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और कहता है, "हाँ, तुझसे मिलने नहीं आया हूँ, पल्लवी से मिलने आया हूँ।" राजेश ने देखा इस वक़्त विशाल के हाथ में 2 नारियल पानी की थैलियाँ थी, जिस पर विशाल राजेश की नज़रों को पीछा करता है और नारियल पानी की तरफ देखते हुए कहता है, "मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मैंने देखा एक प्रेग्नेंट लेडी नारियल पानी पी रही थी। मुझे पल्लवी का ख़्याल आया, मैंने सोचा कि उसके लिए भी लेकर जाता हूँ।" राजेश को यह सुनते ही अजीब-सी फीलिंग महसूस हुई। उसने उखड़े हुए लहजे में कहा, उखड़े हुए लहजे में कहता है, "हमारे घर ऑलरेडी नारियल पानी है, तुम्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।" विशाल यूँ ही मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, "अरे यार! ऐसे कैसे? मैं ले आया तो क्या हुआ? आखिर मेरा भी बच्चा है।" कहते हुए वह अंदर चला गया। विशाल तो चला गया, लेकिन यहाँ राजेश के दिमाग में रह कर सिर्फ़ उसी की बातें घूम रही थी। मेरा भी बच्चा है? राजेश के दिमाग में फिर से शक का कीड़ा घुस गया। राजेश जब अंदर आया तो देखा विशाल पल्लवी के हाथों को पकड़कर खींचकर किचन से बाहर लाते हुए सोफ़े पर बिठाता है और अपने हाथों से वहाँ पर उसके सामने ज़मीन पर बैठते हुए अपने हाथों से नारियल पानी लेकर उसमें स्ट्रॉ डालता है और पल्लवी के सामने बैठ जाता है। पल्लवी मुस्कुराकर स्ट्रॉ अपने मुँह में लगाती है और नारियल पानी पीने लगती है। पल्लवी की माँ इस वक़्त वहीं थी जो मुस्कुराकर पल्लवी को देख रही थी। राजेश एक नज़र सबको देखता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। शावर ऑन करके वह अपनी आँखें बंद करता है। उसके सामने इस वक़्त वही सीन बार-बार घूम रहा था कि पल्लवी सोफ़े पर बैठी हुई है, उसके पैरों के आस-पास अपने घुटनों पर विशाल बैठा हुआ उसे नारियल पानी पिला रहा है। वह 2-3 बार अपने मुक्के को बाथरूम की दीवार पर मारता है और फिर नहाकर बाहर आता है। आज रक्षाबंधन था। प्रियंका विशाल के साथ राजेश को राखी बांधने के लिए घर आए थे। हर रक्षाबंधन पर ओम प्रकाश जी की बहन शकुंतला भी उन्हें राखी बांधने के लिए घर आया करती थी। आज वह भी सुबह 10 बजे तक घर आ चुकी थी। पल्लवी सुबह के सभी नौकरों से कहकर किसी तरह बहुत सारे तरीकों के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी थी। प्रियंका आती है तो वह भी पल्लवी की मदद करने लगती है। पल्लवी और प्रियंका को इस तरह मिल-जुल कर काम करता देखकर शकुंतला
को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शकुंतला कभी नहीं चाहती थी कि पल्लवी की शादी राजेश से हो। वह पल्लवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शकुंतला की ननद की बेटी के साथ वह राजेश की शादी करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजेश पल्लवी से प्यार करता था। इस कारण ओम प्रकाश जी ने शकुंतला के लाए रिश्ते को ठुकरा दिया। तभी से शकुंतला जी पल्लवी को नापसंद करती हैं। विशाल भी प्रियंका और पल्लवी के साथ रसोई में बन रही चीज़ों को देखकर टेस्ट करके उन लोगों को बता रहा था कि कैसा है। आज छुट्टी का दिन था और सभी हॉल में बैठे हुए थे। राजेश अपनी जगह पर बैठा हुआ है। किचन में उन तीनों की मस्ती देखकर उसे अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जब विशाल पल्लवी के आसपास रहता था, राजेश पल्लवी से बहुत प्यार करता था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी, लेकिन जिस दिन से पल्लवी ने अपना बच्चा विशाल और प्रियंका को देने की बात की थी, विशाल का पल्लवी के प्रति एक्स्ट्रा केयर उसके अंदर ईर्ष्या ला रही थी। राजेश की बुआ ने आग भड़काते हुए कहा, अगर विशाल को तुमने अभी नहीं रोका तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस घर में तुम्हारा कोई वजूद रह जाएगा। राजेश ने अपनी आंखें छोटी करके बुआ जी की तरफ देखा। बुआ जी कहती, यह तो मुझे तुम दोनों के बीच में यह बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों विशाल का इस तरह से पल्लवी के आगे पीछे रहना कुछ ठीक नहीं है। दोनों नंदोई और सरहज हैं और इसलिए उनके बीच में ये हंसी मजाक और नोकझोंक तो होती है, लेकिन जिस तरह से विशाल बार बार पल्लवी पल्लवी करता है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानना, शायद मैं पुराने ख्यालों की हूँ ना, इसलिए इस तरह से नजर आ रहा है। बुआ ने तो एक चिंगारी डाल दी थी और उनकी आग उन्हें राजेश की आंखों में अब बुआ के लिए एकदम से एक उम्मीद जगी कि राजेश बहुत ही गुस्से में है। पल्लवी इस घर से निकल जाए और उनके नंद की बेटी इस घर में आ जाए। बुआ अपने प्लान को पूरा करते हुए खाना खाते वक्त सभी को बताती हैं कि वो अभी कुछ और दिन के लिए यहाँ पर रहेंगी। पल्लवी खुश होते हुए कहती है, क्यों नहीं बुआ जी, यह भी तो आप ही का घर है। हम तो कई बार आपको कहते थे आने के लिए, पर आप ही नहीं आती थी। बुआ जी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, क्या करें, मेरा भी बच्चा था लेकिन अब सऊदी चला गया है। अब तो मैं वहाँ अकेली रहूँ या यहाँ रहूँ, एक ही बात है। राजेश की नज़र आज सिर्फ विशाल के ऊपर टिकी हुई थी, जो कि प्रियंका के साथ बैठकर कभी प्रियंका को अपने हाथों से खिलाता तो कभी अपनी प्लेट से खाना लेकर प्रियंका की प्लेट में डाल देता। पल्लवी खाना सर्व कर रही थी, तभी विशाल पल्लवी का हाथ पकड़ता और अपने बगल वाली चेयर पर बिठाते हुए कहता है, तू बैठ और खाना खा। कहते हुए अपने हाथ से खाना निकालकर पल्लवी की थाली में डालने लगता है। राजेश की पकड़ उसकी चम्मच पर कस जाती है और बुआ जी की नज़र इस वक्त सब कुछ देख रही थी। उन्होंने इस वक्त पूरा परिवार साथ में था, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं समझा। हिसाब से सांचे में डालना है जो भी डालना है, लेकिन अब वह समझ चुकी थी राजेश को किस तरह से अपने जाल में फंसाना है। पल्लवी से कितना प्यार करता है ये सभी जानते हैं, लेकिन कहते हैं जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है, और वह इनसिक्योरिटी थोड़ी सी रहे तो ठीक है। जब वह जलन से ज़्यादा बढ़कर शक बन जाती है तो इंसान की तकलीफें बढ़ती है, और अभी वही हो रहा है। अब राजेश के अंदर जलन नहीं बल्कि शक घर करने लगा था। 2 दिन तक बुआ जी वहां पर रहकर एक मौका भी नहीं छोड़ा पल्लवी के खिलाफ राजेश के दिल में विशाल को लेकर शक भरने में। आज पल्लवी की गोद भराई की रस्म थी। सभी ने मिलकर फैसला किया था कि इसे पारिवारिक माहौल की तरह ही रखेंगे, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि पल्लवी अक्सर बीमार रहा करती थी। पल्लवी के माँ का कहना था कि लोगों की बुरी नज़र से बचने के लिए अभी पल्लवी को ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रखना चाहिए। गोद भराई की रस्म हो जाती है। जो रिश्तेदार आए थे खाना खाकर जा चुके थे। एक कमरे में विशाल, पल्लवी और प्रियंका बैठे हुए थे। तभी तभी बच्चे ने किक किया। प्रियंका अपना हाथ पल्लवी के पेट पर रखकर बच्चे के पैर को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। प्रियंका की आंखों में बच्चे के पैर को छूते ही आंसू भर आते। पल्लवी इसके आंसू को पोंछते हुए कहती, तुम पागल हो गई, यह खुशी की बात है ना कि बच्चा मूव कर रहा है। भाभी, उसके पैर कितने छोटे हैं। विशाल उन दोनों की बात सुन रहा था। उसने प्रियंका से कहा, अपना फेस क्लीन कर लो, तुम्हारे भैया देखेंगे तो कहेंगे कि उनकी बहन को हम रुला देते हैं। प्रियंका उठकर बाथरूम में चली जाती है। विशाल, जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, वह पल्लवी से कहता है, क्या मैं बेबी को फील कर सकता हूँ। पल्लवी मना करना चाहती थी, लेकिन तब तक विशाल अपना हाथ पल्लवी के पेट पर रख चुका था। इस वक्त राजेश और बुआ जी दोनों कमरे में आते हैं। विशाल उन्हें देखकर थोड़ा सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है, बेबी आज पल्लवी को बहुत परेशान कर रहा है, देखो ना कितनी जोर जोर से किक मार रहा है कि उसे हम भी महसूस कर पा रहे हैं। तब तक प्रियंका बाथरूम से निकलती है और टॉवल से मुंह पोंछते हुए विशाल से कहती है, विशाल अब हमें घर चलना चाहिए, काफी लेट हो गया। विशाल और प्रियंका घर चले जाते हैं, यहाँ छोड़कर जाते हैं
और राजेश के मन में फिर से एक शक का कीड़ा। 3 दिन बाद आज बुआ जी ने राजेश को एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो में पल्लवी अपने पेट पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठी थी और विशाल उसके बगल में नीचे बैठा हुआ था। विशाल पल्लवी से कहता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें उस राजेश की कैद से बचाकर ले जाऊंगा। पल्लवी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बस चलता तो मैं कब से तुम्हारे साथ आ चुकी होती, पर क्या करूं, वह जालिम मुझे अपनी कैद से आजाद नहीं कर रहा। वीडियो के कुछ सेकंड ही की क्लिप थी, लेकिन राजेश उसे इतनी बार देखता है तो एक शक उसके मन में दबा हुआ था। आज वह बाहर आने के लिए तैयार था। वह अपना लैपटॉप बंद करता है और अपने घर से निकल जाता है। घर पर आते ही पल्लवी से पूछता है कि उसका विशाल के बीच में क्या चल रहा है। विशाल की बात और राजेश के सवाल, उस उसमें विशाल के लिए यह जिक्र सुनकर कि उनका क्या चल रहा है, पल्लवी पूछती है, जो पूछना चाहते हो साफ साफ पूछो राजेश। राजेश कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और विशाल एक दूसरे से इतना, कहकर वह चुप हो जाता है। पल्लवी ताज्जुब भरी नजरों से राजेश की तरफ देखती है। राजेश कहता है, इस तरह से मुझे देखकर तुम मेरे शक को दूर नहीं कर सकती। इस बात का जवाब दो। 1 हफ्ते में बुआ जी ने कर दिया, अपने प्लान को अंजाम दे दिया काम। 1 हफ्ते में बुआ जी ने कर दिया जो करना था उन्हें, पल्लवी और राजेश को अलग करने का काम। इनका जवाब क्या इन बच्चों पर भी भारी पड़ेगा? इसका प्रभाव आज इतने सालों की शादी में पहली बार राजेश ने पल्लवी को इस तरह से आरोप लगाए थे। पल्लवी को शांत होकर अपने आप को बेदाग साबित कर देना चाहिए था, लेकिन वह गुस्से में राजेश के नजदीक आते हुए कहती है, आपको लगता है कि मैं और विशाल, हमारे बीच में कुछ, मेरा मतलब आपकी नजरों में हम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है? राजेश अपने आप को पीछे पलट देता है। वह पल्लवी की तरफ नहीं देख रहा था। पल्लवी राजेश के आगे आकर खड़े होते हुए कहती है, कह दीजिए जो भी आपके मन में है, मत रखिए अपने दिल के अंदर का सब कुछ गुबार बाहर निकाल दीजिए। राजेश वह वीडियो पल्लवी को दिखाता और कहता है, सबूत मेरे पास मौजूद है, कहते हुए वह वीडियो प्ले कर देता है। पल्लवी उस वीडियो को देखकर मुस्कुराती है और फिर जाकर बेड पर लेट जाती है। उसने अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैंकेट पर कवर कर लिया था। राजेश पल्लवी को कोई जवाब ना देता देखकर गुस्से में आग बबूला होता जा रहा था। वह कमरे से बाहर निकल गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठा और नहाने के लिए कमरे में आया, उस वक्त पल्लवी कमरे में नहीं थी। राजेश नहाता है और नीचे आता है। ओम प्रकाश जी भी तब तक बाहर आ चुके थे। ओम प्रकाश जी एक नौकर से कहकर शकुंतला जी को अपने कमरे में बुलाने के लिए भेज देते हैं। साथ ही वो पल्लवी की माँ और दादी को भी लाने के लिए कहते हैं। नौकर आकर कहता है कि पल्लवी मैडम की मम्मी और दादी अपने कमरे में नहीं है। ओम प्रकाश जी कैसे हैं? हो सकता है बाहर टहलने गई हो, कोई बात नहीं, तुम खाना लगाओ। शकुंतला भी आ गई। शकुंतला जी भी आकर चेयर पर बैठ जाती। राजेश एकटक किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था, क्योंकि इस वक्त पल्लवी किचन में सभी नौकरों के साथ नाश्ता बाहर लाने के लिए कहा करती थी। इन दिनों उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता था, इसलिए वह काम नहीं कर पाती थी। नौकर आकर खाना सर्व कर रहे थे। अब तक पल्लवी किचन से बाहर नहीं आई थी। राजेश खाने की प्लेट में स्पून रखे यूं ही किचन की तरफ देखे जा रहा था। रात से ही मन में बेचैनी थी। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद रात में उसे समझ में आ गया था कि उसे इस तरह से सवाल नहीं पूछना चाहिए था। सब पहले जब कभी हम दोनों के बीच में गलतफहमियां होती थी, दोनों शांति से एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। राजेश ने कभी भी उसके कैरेक्टर के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई थी। अगर वह कल रात भी यह वीडियो दिखाकर ये पूछ सकता था कि पल्लवी यह सब क्या है, पर यह ना करके उसने सीधे उसके और विशाल के बीच में क्या चल रहा है ये पूछने लगा। उसे पता था कि पल्लवी उससे नाराज है और होना भी चाहिए। गलती की उसने, इस तरह बात नहीं करना चाहिए था उससे। पल्लवी को बाहर ना आता देख राजेश खुद उठता है और किचन की तरफ जाता है। शकुंतला जी उसे आवाज देती हैं। वह कहता है, हाथ गंदा हो गया है, किचन से साफ करके आता हूँ। किचन में गया। किचन में सिर्फ नौकर थे, पल्लवी नहीं थी। वह अंदर जाकर नौकर से पूछता है, पल्लवी कहाँ है? नौकर ने कहा, सुबह से ही नहीं देखा मैडम को, उन्होंने तो यह भी नहीं बताया कि आज नाश्ते में क्या बनेगा, हमने खुद ही आज नाश्ता बना दिया, कहकर नौकर अपना सर झुका लेता है। राजेश को हैरानी होती है क्योंकि पल्लवी अपने कमरे में नहीं थी, यहाँ किचन में भी नहीं है। वह अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और पल्लवी को कॉल लगाता है। उसका मोबाइल रिंगटोन की आवाज घर में से ही आ रही थी। राजेश मोबाइल की आवाज की दिशा में बढ़ता है और अपने कमरे तक पहुंचता है। मोबाइल यूं ही टेबल पर रखा हुआ था। उसने अपना मोबाइल उठाया, पल्लवी का मोबाइल उठाया और देखने के बाद उसे लगा शायद पल्लवी यहीं कहीं होगी। राजेश नीचे आता है और ओम प्रकाश जी को देखकर कहता है, पापा पल्लवी कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा उसे तो मैं कल रात के बाद से ही देखा नहीं,
राजेश हैरान था। वह घबराते हुए पूरे घर के कमरों में जाकर देखता है, पल्लवी नहीं दिखी। बाहर गार्डन, घर, आज उसने हर एक जगह देख लिया था, घर का एक-एक कोना। उसे कहीं पर भी पल्लवी नज़र नहीं आई, ना ही उसकी माँ और उसकी दादी अपने कमरे में नहीं थे। पल्लवी, उसकी माँ और उसकी दादी तीनों इस वक़्त प्रकाश हाउस में नहीं हैं। राजेश परेशान होकर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेरता है और अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए कहता है, "सॉरी पल्लवी, मैं जानता हूँ रात को एहसास हो गया था। मैं आना चाहता था तुम्हारे पास, फिर अपने आप को रोक लिया कि बिना नाश्ता के गाड़ी की चाबी लेता है और पल्लवी के घर की तरफ चल देता है।" लगभग 1 घंटे की दूरी के बाद राजेश पल्लवी के मायके पहुँचता है। पल्लवी अपने माँ-बाप की इकलौती संतान थी। उसके घर में उसकी माँ, दादी के अलावा कोई भी नहीं था। जब वह घर पहुँचा तो बाहर ताला लगा हुआ था। राजेश पल्लवी की माँ और दादी दोनों के मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। दोनों मोबाइल बंद थे। राजेश को अब घबराहट होने लगी थी। अंदर ही अंदर उसे गिल्ट भी हो रहा था और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र थी कि पल्लवी इस वक़्त बहुत कमज़ोर है। वह ज़्यादा ना चल पाती है, ना ही बात कर पाती है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से रेस्ट के लिए कहा था। वह तो पल्लवी थी, जिसे बैठे रहना कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए घर में यहाँ-वहाँ कुछ न कुछ करती रहा करती थी। फिर से घर आता है ओम प्रकाश जी, सवाल पूछते हैं, "राजेश, तुम भी नहीं थे पल्लवी? घर पर नहीं आई, क्या बात है?" राजेश सोफे पर बैठकर सर पीछे टिकाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। शकुंतला जी मुस्कुराते हुए मन में कहती हैं, "लगता है मेरा काम हो गया। स्वीटी, अब तू इस घर की बहू बन सकती है।" कहते हुए वह मुस्कुराती हैं, फिर अपने चेहरे पर थोड़ी उदासी के भाव लाकर राजेश के बगल में बैठते हुए कहती है, "बेटा क्या हुआ?" राजेश अपनी आंखें खोलता है और कहता है, "पल्लवी ना हमारे घर में है, ना ही वह अपने मायके में। मुझे नहीं पता पल्लवी कहाँ है।" और उसकी माँ और दादी दोनों का फ़ोन बंद आ रहा है। ओम प्रकाश जी कहते हैं, "हाँ, तो पल्लवी को फ़ोन लगा लो।" राजेश अपने पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए कहता है, "पल्लवी का फ़ोन हमारे बेडरूम में था।" ओम प्रकाश जी आराम से बैठते हुए कहते हैं, "कोई बात नहीं, चली गई होगी अपनी माँ-दादी के साथ कहीं घूमने या फिर डॉक्टर के पास या फिर मंदिर, कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में।" पर राजेश जानता था बात इतनी आसान नहीं थी, जितना ओम प्रकाश जी जानते थे। वह यूं ही बैठे कहता है, "पापा, रात को मेरी पल्लवी से अनबन हो गई थी।" ओम प्रकाश जी राजेश की तरफ देखते हैं, फिर आंखों में सवाल लिए पूछते हैं, "अगर बताना चाहो तो किस कारण हुई थी तो बता सकते हो।" राजेश कुछ नहीं बोल पाता। क्या कहता कि उसने पल्लवी पर शक किया, वह भी किसके साथ? विशाल के साथ? राजेश चुप था। ओम प्रकाश जी कुछ देर रुक कर फिर पूछते हैं, "राजेश, क्या बात हुई है?" राजेश कुछ ना बोलते हुए ओम प्रकाश जी को गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, "राजेश, तुम बताओगे कि क्या हुआ है?" राजेश खड़े होते हुए कहता है, "मैंने उस पर शक किया पापा।" ओम प्रकाश जी हैरानी जताते हुए कहते हैं, "शक? वह भी पल्लवी पर? और क्यों और किसको लेकर?" राजेश अपने सर को झुकाए हुए कहता है, "विशाल को लेकर। मैंने रात को उसे कहा था कि उसके और विशाल के बीच में।" वह कुछ और बोल पाता उससे पहले उसके चेहरे पर एक थप्पड़ आकर लगा, जो कि ओम प्रकाश जी ने मारा था। राजेश का चेहरा एक तरफ पूरी तरफ से झुक गया था। वह अपने गाल पर हाथ रखता है और ओम प्रकाश जी की तरफ देखता है। ओम प्रकाश जी कहते हैं, "बेहतर है कि वह यहाँ से चली गई। तुम जैसे पति के साथ रहने से अच्छा है तो वह अकेली अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए।" कहते हुए घर से चले जाते हैं। शकुंतला जी अपनी प्लानिंग पर बहुत खुश थी। आखिरकार इन्होंने इस घर में पल्लवी को दूर कर ही दिया और अब कुछ दिनों बाद वह अपनी ननद की बेटी स्वीटी को इस घर की मालकिन बना सकती हैं। पर वह क्या भूल गई थी, उन्होंने पल्लवी को तो यहाँ से दूर कर दिया, लेकिन पल्लवी के दूर जाने का मतलब यह नहीं था कि राजेश किसी और से शादी कर लेगा। यहाँ दूर एक छोटे से घर में पल्लवी किचन में खाना बना रही थी। पल्लवी को वहां से हटाकर बिठाते हुए पल्लवी की माँ खुद रोटी बनाते हुए कहती है, "तू गुस्से में आकर गलत फैसला ले रही है। तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए तेरे साथ आ गई। नहीं तो अगर इस तरह की बात हो तो दोनों को आपस में मिलकर बात करनी चाहिए। इस तरह से घर छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है।" पल्लवी अपनी माँ से कहती है, "माँ, जिस वक्त राजेश के मुंह से यह निकला कि मेरे और विशाल के बीच में क्या चल रहा है, उस वक्त ही मैंने अपने हिसाब से सब कुछ खत्म कर लिया था। अगर उसे यह वीडियो दिखा और उसे किसी बात पर शक था तो वो मुझे आकर पूछता। पल्लवी ने ये क्या है कि मुझ पर आरोप लगाया कि वह विशाल के साथ चक्कर चल रहा है। आरोप लगाना और किसी से कुछ पूछना 2 अलग चीज़ें होती हैं ना माँ। वह मुझसे पूछता, पल्लवी ये क्या है, कि मैं उसे खुद बता देती कि वीडियो कैसे और क्यों बना। पिछले कुछ दिनों से उसकी मेरे प्रति जो बेरुखी थी मैं समझ रही थी। मुझे लग रहा था शायद
का प्रेशर होगा। मैं बार-बार पूछती थी माँ, और यह कभी नहीं कहते थे कि मुझे इसका मतलब तो यही है ना कि कब से उनके दिमाग में ये सब चल रहा था। जाने कब से वे अपने हिसाब से अपने ख़्यालों में मेरे और विशाल की जाने किस-किस तरह से इमेजिनेशन कर रहे होंगे। अब तुम्हें मेरा फ़ैसला गलत लगता है, गुस्से में लिया लगता है तो वही सही। अब फ़ैसला ले चुकी हूँ, तुम साथ देना चाहती हो तो साथ रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। कहते हुए उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। पल्लवी के जाने के बाद उसकी दादी आती है और पल्लवी की माँ से कहती है, फैसला राजेश और पल्लवी दोनों का ही गलत लगता है मुझे, लेकिन इस वक्त पल्लवी को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे भी गर्भावस्था में मानसिक बदलाव होते रहते हैं, हो सकता है 1-2 दिन बाद उसका दिमाग ठंडा हो जाए और वो जाने के लिए तैयार हो जाए। हमें 2-4 दिन यहीं रुकना चाहिए। पल्लवी की माँ अपनी सास की बातों से सहमत हो जाती है। यह बात अब तक प्रियंका तक पहुंच चुकी थी। प्रियंका और विशाल दोनों भी प्रकाश हाउस आते हैं, जहां पर विशाल की तरफ देखते हुए शकुंतला जी कहती हैं कि विशाल की वजह से पल्लवी राजेश से दूर हो गई। विशाल शकुंतला जी से कहता है, आप बड़ी हैं, आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी बात सुनकर बर्दाश्त कर लूंगा। शकुंतला जी कहती हैं, जब तक नंदोई और सरहज में हंसी मजाक हो तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब वह अवैध संबंध बन जाए। विशाल इतना सुनते ही जोर से चीख कर बोला, बस कीजिए बुआ जी, बस कीजिए, एक लफ्ज और मत कहिए, हो सकता है रिश्ते की मर्यादा भूल जाओ। शकुंतला जी कहती है, मर्यादा तो तुम पहले ही भूल चुके हो। ओम प्रकाश जी अपनी बहन को चुप कराते हुए कहते हैं, शकुंतला फालतू की बकवास मत करो। शकुंतला जी मुंह फुलाकर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। प्रियंका ओम प्रकाश जी से पूछती है कि क्या हुआ है। ओम प्रकाश जी सारी बातें राजेश ने जो उन्हें बताई थी बता देते हैं। विशाल राजेश का नाम लेकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, राजेश कमीने नीचे आ, तुझ जैसा इंसान नहीं देखा मैंने। राजेश अपने कमरे से आता है, उसकी आंखें लाल होकर सूज चुकी थी। उसे देखकर विशाल का उसको डांटने का मन नहीं हुआ। प्रियंका राजेश के पास आते हुए कहती है, भैया यह क्या सुन रही हूँ मैं। राजेश अपनी गर्दन झुका लेता है। विशाल कहता है, तुझे मुझ पर और पल्लवी पर बड़ा शक था। राजेश कहता है, ऐसा इसलिए हुआ कि 1-1.5 महीने से तेरा बिहेवियर पल्लवी को लेकर काफी चेंज हो गया था। तेरा पल्लवी के पास आना जाना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था। विशाल राजेश की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मैं पल्लवी के करीब कॉलेज टाइम से हूँ। राजेश कहता है, जानता हूँ, बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे तुम दोनों। विशाल उसकी कॉलर को पकड़ते हुए धकेलते हुए सोफे पर बिठाते हुए कहता है, साले नहीं हुआ करते थे हम बेस्ट फ्रेंड, अभी भी हैं। एक दूसरे के साथ अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं। राजेश कहता है, पर कुछ बातें मुझे अखड़ गई। विशाल उसके पास बैठते हुए बोला, जैसे कि तेरा उसे अपने हाथों से नारियल पानी पिलाना, उस दिन उसके पेट पर हाथ रख के बच्चे को महसूस करना। प्रियंका हैरानी से कहती है, भैया मैं भी तो थी उस कमरे में। विशाल प्रियंका की तरफ हाथ करके चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, राजेश कहता है, शायद तू समझ नहीं पा रहा, मैं मानता हूँ कि मैं इमोशनली कुछ ज्यादा अटैच हुआ इन दिनों पहले से, और कारण यह था कि जो बच्चा उसके पेट में था उसमें से एक बच्चा मुझे देने वाली थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि यह सब कुछ मैं अपनी दोस्ती के साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी कर रहा हूँ। अपने पेट पर अगर अपने बच्चे को महसूस करने की बात की थी, क्योंकि उसमें एक बच्चा मेरा भी था, मुझे मिलने वाला था। राजेश अपने मोबाइल में एक वीडियो ऑन करते हुए कहता है, फिर ये क्या है। विशाल और प्रियंका वीडियो को देखते हैं। प्रियंका विशाल के हाथों से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटकते हुए कहती है, भैया पागल हो गए हैं क्या आप, शक ने दिमाग खराब कर दिया है आपका। फिर वह अपने मोबाइल से एक वीडियो ऑन करके दिखाती है। हम सब बस यूं ही बैठे थे। पल्लवी भाभी का मन बेचैन हो रहा था, उन्हें पेट में बार बार दर्द हो रहा था। उनका ध्यान भटकाने के लिए मैं और विशाल दोनों ने रील बनाने के लिए ये बातें की, और हमें यह रील बना रहे हैं। कहते हुए उसने वीडियो को ऑन किया जो कि उसने एडिट करके बनाया था। एडिटिंग के बाद वह बिल्कुल कोई रील की तरह ही लग रहा था, लेकिन बिना एडिटिंग के उसमें सिर्फ बोल थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि या उन दोनों के आसपास आपस में बातें हो रही थी। प्रियंका कहती है, यह मैंने अपने मोबाइल से खुद शूट किया है, मैं खुद वहां बैठी थी भैया। राजेश उठकर बाहर की तरफ भागता है, चला जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करते हुए आज पूरे 2 महीना हो गया। ना पल्लवी और ना ही उसकी माँ का कोई अब तक पता चला है। राजेश पागलों की तरह अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। अब पल्लवी उसके हाथ नहीं आई। विशाल ने राजेश के घर जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से राजेश और विशाल ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। विशाल ने उसकी शक्ल ना देखने का फैसला किया, राजेश से कोई मतलब ना रखने का फैसला लिया। प्रियंका अपने भाई के कारण आया जाया करती थी, लेकिन अब उसका दिल भी दुख रहा था, क्योंकि वह रील बनाने की जिद प्रियंका नहीं की थी। 2 महीने बाद सुबह 10 बजे प्रियंका घर के दरवाजे पर कोई औरत आकर खड़ी होती है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और गोद में एक बच्चा। प्रियंका उस औरत से पूछती है कि
उसे किससे मिलना है? औरत बोलती है मुझे प्रियंका मित्तल और विशाल मित्तल से मिलना है। विशाल जो कि नाश्ता करके ऑफ़िस के लिए निकलने ही वाला था, बाहर आकर कहता है मैं विशाल मित्तल और ये प्रियंका मित्तल है, और वह औरत बैग विशाल के हाथ में देते हुए कहती है यह आपके लिए है। विशाल उस बैग को अपने हाथ में लेता है। औरत उस बच्चे को अपनी गोद से ठीक पकड़ के आगे करते हुए प्रियंका की तरफ बढ़ा देती है और कहती है यह आपके लिए। प्रियंका हैरानी से उस औरत की तरफ देखती है। औरत मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पल्लवी नाम की एक लेडी ने यह बैग और यह बच्चा आपको देने के लिए कहा है। यह सुनकर दोनों हैरान थे। अब तक घर के कुछ फैमिली मेंबर्स भी वहां पर आ चुके थे। उन्होंने उस औरत से पूछा कि पल्लवी कहाँ है। उसने कहा मुझे ये सब नहीं पता, वह मुझे यहीं आपके घर के बाहर मिली थी। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा और बैग अगर मैं आप तक पहुंचा दूं तो मुझे 2000 रुपए देंगी, और मैं वह काम कर दिया। विशाल उस औरत से पूछता है कि पल्लवी आपको कहाँ मिली। औरत कहती है अभी मैं आ ही रही थी तो आपके ही घर के बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी। मुझे देखकर गाड़ी से बाहर आई और ये देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप तक पहुंचा दूं। विशाल घर से बाहर दौड़ता हुआ आया तो बाहर कोई भी नहीं था। उसने वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन ने कहा काफ़ी देर से यहाँ पर एक कार खड़ी थी, पर उसमें कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। विशाल सिक्योरिटी रूम में जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसे पता चलता है कि लगभग 30-40 मिनट से पल्लवी उस कार में बैठी हुई थी। तभी उसे वह लेडी दिखी। वह कार से उतरी। उस लेडीज़ को वह बच्चा और बैग देकर 2000 रुपए देकर कुछ देर वहीं खड़ी रही। उस घर के अंदर जाते हुए देख रही थी। जब पल्लवी को भरोसा हो जाता है कि बच्चा प्रियंका के हाथ में पहुंच चुका है, तब पल्लवी वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। विशाल अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहता है पल्लवी घर के इतने पास आकर भी तुम चली गई, एक मौका दे देती। कहीं ना कहीं इस गलती में मैं भी जिम्मेदार हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारा कसूरवार मैं भी हूँ। वह घर के अंदर जाता है। प्रियंका बच्चे को लेकर सोफे पर बैठी हुई थी और विशाल के आने का इंतजार कर रही थी। विशाल आता है, उस बच्चे को देखता है। एक छोटा सा करीब 1-2 महीने का बच्चा था। विशाल उस बैग को खोलता है। उस बैग में एक फाइल थी जिसमें उस बच्चे के मेडिकल से जुड़े हुए सारे वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, हर एक चीज़ का नाम लिखा हुआ था। एक चिट्ठी थी। विशाल उस चिट्ठी को खोलता है। चिट्ठी में लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।